हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 जिसके अंदर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी COQ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, उसके बेस्ड पर जो टेस्ट योर नॉलेज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो, और गेन शेयरिंग एग्रीमेंट, डाउन साइजिंग, ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग जैसे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी समझ लिए। होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे। चैप्टर 2 का अभी एक ही टॉपिक बाकी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। और जो टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है जो MCQ बेस्ड, कैसलेट बेस्ड MCQs दिए हुए हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 2.16 के ऊपर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल जहां से आता है वो रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करता है, फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वेयरहाउस पर वो वेयरहाउसिंग किया जाता है, फिर वो रिटेलर्स को दिया जाता है और एट द एंड वो कंज्यूमर को पहुंचता है। तो रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर तक जो फिनिश गुड्स पहुंचता है, तो वो जो भी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस को एक साथ अगर मिला दिया जाएगा तो उसे सप्लाई चेन कहा जाएगा। रॉ मटेरियल जहां से आता है और जो फिनिश गुड्स कस्टमर को दिया जाता है, तो वो जितनी भी उसमें एक्टिविटीज है, जितनी भी प्रोसेसेस है, उन सभी को मिलाकर सप्लाई चेन बनता है। राइट, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ सप्लाई चेन के अंदर आ जाता है। तो उसी का मैनेजमेंट करना जरूरी है क्योंकि इसमें सप्लायर को भी ध्यान में रखना है, कस्टमर को भी ध्यान में रखना है, राइट, ऑपरेशंस भी करने हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर कवर अप होगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशंस। ये अगर सप्लाई चेन अच्छे से क्रैक हो जाएगा तो कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। राइट, तो ये हम यहाँ पर इन डिटेल समझते हैं। A complete chain of a serving customer or consumers, whether linked or interdependent, is the composition of the supply chain. It comprises vendors that supply raw materials, procedures who convert the material into products, warehouses that store them, distribution centers deliver to retailers, and retailers who sells the product to the ultimate user. जो raw material supplier के पास से वहाँ मिलता है उसमें प्रोडक्शन जो होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिया जाता है, रिटेलर्स को दिया जाता है, और एट द एंड कंज्यूमर को वो गुड्स मिलता है, तो वो सब कुछ क्या है, सप्लाई चेन। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है, रॉ मटेरियल है वो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, फिर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास, और एट द एंड कंज्यूमर्स के पास जाता है। तो ये सप्लाई चेन है। Supply chains encourage value chain because without them no producer has the ability to give customer what they want, when and where they want, and at the price they want. सप्लाई चेन के बिना कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो जो कस्टमर को जो चाहिए वो नहीं दे सकता। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड एट व्हाट प्राइस, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? सप्लाई चेन को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो वैल्यू चेन एनालिसिस हमने आगे समझा था, तो जो प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज है उन्हीं से कस्टमर को क्या चाहिए वो दे सकते हैं। यहाँ पर सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। Deficiencies in the supply chain reduce the ability of the producer to compete with each other. सप्लाई चेन में अगर कोई भी डेफिशिएंसी गड़बड़ है तो वो कंपटीशन में अपने आप खड़े नहीं रह पाएंगे, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटर है वो उनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई गड़बड़ है सप्लाई चेन के अंदर। इसीलिए सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। The term supply chain can be referred to as the entire network of organizations working together to design, produce, deliver, and service products. In other words, all activities associated with the flow and transformation of goods from raw material to end user is called supply chain. Simple. The transformation of product from node to node include activities such as प्रोडक्शन प्लानिंग, कितना प्रोडक्शन करना है वो उसके हिसाब से परचेसिंग किया जाएगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मटेरियल को मैनेज करना, उसको हैंडल करना, स्टोर करना, वो सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूट करना, जब भी फिनिश गुड्स वगैरह बन जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कस्टमर सर्विस, कस्टमर को जो सर्विसेज चाहिए उसको टाइमली गुड्स पहुंचाने, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड फोरकास्टिंग की कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल्स होगा, वो सब कुछ, कितना मटेरियल चाहिए होगा, वो सब कुछ फोरकास्ट करना। तो ये सारी सर्विसेज उसमें कवर अप होती है। The Global Supply Chain Forum GSCF defines supply chain management as the integration of key business process from end user through original supplier that provides products, services and information that add value for customers and other stakeholders. जो बिजनेस है वो क्या करता है अपनी प्रोसेस थ्रू जो भी फर्स्ट ओरिजिनल सप्लायर था उनके पास से जो गुड्स, सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन मिली है उसमें प्रोसेस करके जो उनके कस्टमर से या फिर अदर स्टेक होल्डर से उनके लिए वैल्यू ऐड करता है, दैट इज होल सप्लाई चेन।
इन सभी का इंटीग्रेशन है उसे सप्लाई चेन कहा जाएगा। फॉलोइंग 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन द GSCF फ्रेमवर्क। सबसे पहले है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर्स इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल विद द मेन मोटिव ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशंस। कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, उस रिलेशन को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए उनको टाइमली मैनर में देना, उनकी कंप्लेंट्स, उनका फीडबैक लेना और उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करना, वो सब कुछ जरूरी है। कस्टमर को रिटेन करना काफी जरूरी है। दैट्स वाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज नेसेसरी। वो करते रहेंगे तभी हमें उनके पास से इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम उनको सेल करते जाएंगे और ये जो सप्लाई चेन है वो चलती रहेगी। सो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Second, supplier relationship management provides the structure for how relationship with supplier are developed and maintained. Supplier है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो सप्लायर के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि तभी क्वालिटी वाला गुड्स हमें टाइमली मैनर में और कंपैरेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट भी हो सकता है। इसीलिए सप्लायर के साथ भी हमें रिलेशन मेंटेन करने जरूरी है। कौन सा सप्लायर्स अवेलेबल है, वो कौन सी टर्म्स पर हमें गुड्स देंगे, राइट, वो सारी चीजें हमें समझना जरूरी है। दैट्स व्हाई सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट इज आल्सो नेसेसरी। Customer service management provides the key points of contracts for administering product and service agreements. Customer service management, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनके साथ जो एग्रीमेंट है, जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो मैनेज करना, दैट इज कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। Demand management provides the structure for optimizing the customer's requirements with supply chain capabilities. डिमांड कितनी है, वो डिमांड को मैनेज करना, फुलफिल करना, जितनी डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई को अवेलेबल करवाना, वो डिमांड मैनेजमेंट है, वो भी जरूरी है। तभी कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और कस्टमर बढ़ेंगे, राइट, और प्रॉफिट भी बढ़ेगा एट टाइम। ऑर्डर फुलफिलमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन द लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड फिल कस्टमर ऑर्डर्स। ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर मिला उसके बाद की जो एक्टिविटीज है, ऑर्डर को टाइमली मैनर में हमें कंप्लीट करना जरूरी है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ऑर्डर को फुलफिल करना, लॉजिस्टिक के जो भी इश्यूज है वो सब कुछ सोल्व करना, तभी ऑर्डर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, वो कस्टमर के पास पहुंचेगा। सो ऑर्डर फुलफिलमेंट जरूरी है। ऑर्डर मिला उसके बाद उसको फुलफिल करना, राइट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लॉजिस्टिक नेटवर्क के हिसाब से, और वो कस्टमर को पहुंचना चाहिए। Then manufacturing flow management includes all activities necessary to move products through the plants and to obtain, implement and manage manufacturing flexibility in the supply chain. मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर प्रोसेस करना, प्लांट के अंदर उसे मैन्युफैक्चरिंग करना, तो उसको भी मैनेज करना जरूरी होगा, क्योंकि तभी फिनिश गुड्स मिलेगा जो कस्टमर को सेल कर पाएंगे। Product development and commercialization provides the structure for developing and bringing to market new products jointly with customers and suppliers. न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसे कॉमर्शियलाइज, मतलब कि मार्केट में उसे लॉन्च करना और कस्टमर्स को सेल करना, तो वो भी नेसेसरी है। कस्टमर और सप्लायर को साथ मिलकर ही ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लॉन्च वगैरह कर पाएंगे। एंड लास्ट, रिटर्न्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक, गाइड कीपिंग एंड अवॉइडेंस। रिटर्न मैनेजमेंट, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो भी होता है, राइट, कस्टमर्स के पास से अगर कुछ भी रिटर्न होता है और अगर हमें कोई रॉ मटेरियल वगैरह सप्लायर को रिटर्न करना है, तो वो सब कुछ रिटर्न को भी मैनेज करना होगा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, वो सब कुछ भी नेसेसरी हो जाएगा। सो ये 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेसेस है जो GSCF, जो ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम है, उन्होंने सप्लाई चेन के अंदर ये 8 प्रोसेसेस के बारे में बताया है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा से मेंटेन करना है तभी सेल बढ़ेगा। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सब कुछ रिलेशन मेंटेन करना, डेवलप करना, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर को जो सर्विस एग्रीमेंट वगैरह जो है वो फुलफिल करवाना, राइट। देन डिमांड मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड आएगी उसी के हिसाब से सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर के पास ऑर्डर मिलेगा तो वो ऑर्डर को फुलफिल करना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिस्टिक्स और फिल द ऑर्डर, राइट। देन मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, रॉ मटेरियल में प्रोसेस करना है, वो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, लॉन्च करना, वो सब कुछ कस्टमर और सप्लायर के सपोर्ट से ही हो पाएगा। एंड रिटर्न मैनेजमेंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न जो आता है, रिवर्स लॉजिस्टिक है, वो सब कुछ संभालना, राइट। तो ये 8 एक्टिविटीज प्रोसेसेस कवर अप हो, सिंपल है ये, राइट। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, पुश एंड पुल। 2 तरीके से सप्लाई चेन हो सकती है, पुश एंड एक पुल है। पुश सप्लाई चेन में क्या होगा,
कि जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा एज पर द प्रोडक्शन फोरकास्ट, प्रोडक्शन का फोरकास्ट किया जाएगा कि भाई हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से सप्लायर सप्लाई करेगा, प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्शन वाले डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे, फिर रिटेलर को देंगे, और जो फिर गुड्स अवेलेबल होगा उसमें से कस्टमर है वो परचेस करेगा। मतलब कि जो सप्लाई है या जो प्रोडक्शन प्लान है, फोरकास्ट है, उस हिसाब से कस्टमर को सप्लाई किया जाएगा। पुल मॉडल के अंदर कस्टमर ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के हिसाब से रिटेलर है वो स्टॉक अपना फिल करेंगे, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर उस हिसाब से अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जितना कस्टमर का ऑर्डर होगा उस हिसाब से, और फिर उस हिसाब से सप्लायर के पास से सप्लाई लिया जाएगा। दैट इज ए पुल मॉडल। पुश मॉडल है वो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा चलता है, उसके फोरकास्ट के बेसिस पर। पुल मॉडल है वो कस्टमर जितना ऑर्डर देता है, जिस हिसाब से ऑर्डर देता है, उस हिसाब से पुल मॉडल चलता है। ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल चेन, सप्लायर वर एट वन एंड, suppliers give their products to manufacturer or distributor who further send them to retailers. Although customers are the source of profit, they are at the end of the chain in the push model. यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है पुश मॉडल, जिसमें सप्लायर सप्लाई टू फोरकास्ट, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्ट, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंटरी बेस्ड ऑन फोरकास्ट, रिटेलर स्टॉक बेस्ड ऑन फोरकास्ट, एंड कस्टमर परचेज व्हाट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है वही परचेज करेगा। इन पुल मॉडल कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से रिटेलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश स्टॉक, वो स्टॉक फिल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिक रिप्लेनिश वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू ऑर्डर, जो ऑर्डर मिला है उस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, और सप्लायर सप्लाई टू ऑर्डर, राइट। ये पुश एंड पुल मॉडल है। Under push model, stocks are produced on the basis of anticipated demand. Demand forecasting can be done via a variety of sophisticated techniques such as the operation research or data mining. कितना कस्टमर को चाहिए वो फोरकास्ट किया जाएगा और इस हिसाब से प्रोडक्शन और सप्लाई किया जाएगा। Under pull model, stocks are produced in response to actual demand. This new business model is less product centric and more directly focused on the individual customer, a more marketing oriented approach. जो पुल मॉडल है, ये जो न्यू मॉडल है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन आर यूज्ड इन द पुल मॉडल टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर. इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कनेक्टिविटी गिव्स एंड कस्टमर द अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शन टू सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल अबाउट द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट दे वांट. कस्टमर यहाँ पर कहते हैं कि भाई हमें इस तरीके का गुड्स चाहिए और उसी हिसाब से वो गुड्स बनते हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से गुड्स बनाया जाता है इन केस ऑफ पुल मॉडल. अल्टीमेटली कस्टमर हैव अ डायरेक्ट वॉइस इन द फंक्शनिंग ऑफ द सप्लाई चेन. यहाँ पर सप्लाई चेन के यहाँ पर पुल मॉडल में सप्लाई चेन में कस्टमर की खुद की वॉइस होगी, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. सप्लाई चेन क्रिएटेड थ्रू ई कॉमर्स ब्रिंग्स benefits to both customers and manufacturers, thus facilitating the companies to fulfill customer needs, carry fewer inventories and send products to market more quickly. ई कॉमर्स की वजह से काफ़ी बेनिफिट होता है सप्लाई चेन में, क्योंकि ये कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाता है. फ्यूअर इन्वेंटरीज, जिस तरह से ऑर्डर मिलेगा उसी तरीके से इन्वेंटरी बनती है और दी जाती है, और ई कॉमर्स में काफ़ी इजी हो जाता है, उसमें टाइम भी दे सकता है, राइट. और प्रोडक्शन है वो मार्केट में क्विकली पहुंच सकता है, तो ई कॉमर्स काफ़ी इजी हो चुका है आजकल. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो दो तरीके से हो सकता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब कि सप्लायर्स के साथ, राइट. ऊपर जो होता है सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं, सो सप्लायर्स का जो फ्लो है वो अपस्ट्रीम फ्लो है. और डाउनस्ट्रीम मतलब कि जो कस्टमर्स है, क्योंकि सप्लायर मैन्युफैक्चरर कस्टमर, तो जो सब मैन्युफैक्चरर के नीचे है दोज आर कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को जो दिया जाता है वो डाउनस्ट्रीम फ्लो है. अपस्ट्रीम फ्लो एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो. अपस्ट्रीम फ्लो मतलब कि सप्लायर के साथ, डाउनस्ट्रीम फ्लो मतलब कि कस्टमर के साथ जो फ्लो है. A supply chain begins right from the supplier and finally ends with the end customer or consumer. In the total chain, there are flows of material, information, and capital or finance. When the flow relates to the supplier, it is termed as upstream flow. If the flow is with consumer or customer, it is called downstream flow. Simple. Management of upstream supplier chain. Management transaction with supplier is termed as upstream supply chain. Upstream supply chain management, relationship with supplier, right, वो हमने आगे था कहा कि सप्लायर के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है. एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही अब हम सप्लायर या कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है. सो वो
आईटी का यूज करके कैसे हम सप्लाई चेन में हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, ई सोर्सिंग, जो भी सोर्स करेंगे, जो भी सप्लाई लेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक आईटी की मदद से हम परचेज वगैरह करेंगे। ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट, परचेजिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली और पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, राइट। कैसे वो देखते हैं। Relationship with supplier. Supplier relationship management is undergoing a major transition. In today's global economy, there are so many factors to consider when choosing and managing a supplier. Supplier capabilities of innovation, quality, reliability, cost or price reductions, and agility to reduce risk factors all have witnessed significant changes when aligned with key suppliers. सप्लायर्स को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसेस जो है, रिस्क कितना है, राइट, कितनी स्पीडी डिलीवरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। और अब तो ग्लोबली हम कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, राइट। इसीलिए सप्लायर के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके उनके पास से अच्छे से मटेरियल वगैरह परचेस करना चाहिए। Greater value can be achieved for both businesses, something that would be difficult to achieve if operating independently. अलग अलग काम करेंगे तो किसी को फायदा नहीं है, साथ में काम करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है, जो अकेले काम करने से नहीं मिलता है। इसीलिए सप्लाई चेन में सभी का साथ होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। सप्लायर स्ट्रेटेजी to possess a commendable influence on the whole upstream flow, an organization has to build up a set of strategies that in turn result in control over suppliers. This strategy is likely to take account of matters such as the following. सप्लायर के साथ जो हम परचेस करना है उनके पास से, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें वो सप्लाई अवेलेबल है, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो सबसे पहले हमें देखना होगा। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो सकता है। Location and availability of the source. The bargaining power of the buying organization depends on whether the supplier's business are larger or smaller than the buying organization. जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका बार्गेनिंग पावर किस तरह से डिपेंड करता है कि जो सप्लायर है वो जो बायर है उनसे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा तो वहां पर बार्गेनिंग पावर बायर का नहीं चलेगा, वहां सप्लायर का बार्गेनिंग पावर चलेगा। अगर बायर से सप्लायर छोटा है तो वहां पर बायर का बार्गेनिंग पावर चलेगा। ये ऑलरेडी हमने जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस है उसमें समझा था चैप्टर 1 के अंदर, राइट। तो बार्गेनिंग पावर है वो डिपेंड करता है सप्लायर के बिजनेस साइज के ऊपर। In the era of globalization, companies choose supplier from different parts of the world. कहीं से भी हम सप्लायर चूज कर सकते हैं और वहां से हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है। तो सोर्सेज, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, राइट, ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी हो गई। सेकंड, नंबर ऑफ सप्लायर्स, कितने सप्लायर्स के पास से हमें परचेस करना है। अगर हमें ज्यादा परचेस करेंगे अगर एक ही सप्लायर के पास से, तो वहां पर से हमें बल्क डिस्काउंट, बल्क परचेस का डिस्काउंट मिल सकता है, क्वांटिटी डिस्काउंट मिल सकता है। पर वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सप्लायर शायद हमें टाइम पे डिलीवरी ना करे तो हम अटक जाएंगे, राइट, हमारा प्रोडक्शन है उससे अफेक्ट होगा। तो हम 2 4 5 सप्लायर्स रख सकते हैं ताकि एक नहीं तो दूसरे के पास से तो हमें डिलीवरी टाइम पर मिल ही जाएगी, राइट। तो कितने सप्लायर्स के पास से हमें परचेस करना है वो भी डिपेंड करता है, वो भी हमें स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। इन द इवेंट the buying company wants to avail a huge discount on a bulk purchases from a single supplier, it is advisable. However, if the requirement is to avoid the risk of failed deliveries, organization may prefer several or multiple suppliers. डिस्काउंट चाहिए तो एक ही सप्लायर के पास से ज्यादा परचेस कीजिए। अगर आपको रिस्क अवॉइड करना है फेलियर ऑफ डिलीवरी का, तो आप मोर देन 1 सप्लायर के पास से भी परचेस कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी, नंबर ऑफ सप्लायर्स। थर्ड, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। कॉस्ट, अगर आपको कम कॉस्ट पर परचेस करना है तो शायद वहां पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, स्पीड ऑफ डिलीवरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर आप ज्यादा कॉस्ट पे करने के लिए रेडी है तो क्वालिटी ज्यादा अच्छी सुपीरियर मिल सकती है और जल्दी स्पीड डिलीवरी भी हो सकती है। तो कॉस्ट, क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी है वो इंटर रिलेटेड है। तो आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको कंसिडर करना होगा। These factors are closely interrelated and the strategy will probably need to make compromise to achieve the right balance. किसी एक में compromise शायद आपको करना पड़ेगा तभी आपको right balance मिल पाएगा। अगर आपको quality और speed of delivery अच्छा चाहिए तो cost आपको compromise करना पड़ेगा, ज्यादा cost pay करना पड़ेगा। अगर आपको cost बचाना है तो quality और speed of delivery में शायद compromise करना पड़ेगा, राइट। तो right balance आपके लिए क्या है वो आपको decide करना होगा। Third strategy, cost, quality and speed of delivery. एंड लास्ट, मेक और बाय एंड आउटसोर्सिंग। क्या जो रॉ मटेरियल है क्या खुद बना सकता है या फिर बाहर से ही परचेस करेंगे या फिर आउटसोर्सिंग करवाएंगे, वो सोचना होगा कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर पे ही खुद पे मतलब रॉ मटेरियल मतलब ऑफिस पे ही खुद बनाएंगे, राइट, तो वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाहर से परचेस करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है बट वहां पर क्वालिटी का इश्यू आ सकता है। तो कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन हमें ध्यान में लेकर डिसाइड करना होगा। Depending on the application of various strategic cost management techniques, the decision is whether to produce or outsource. Right? So last strategy would be make or buy and outsource. तो यहाँ पर 4 स्ट्रेटेजीज हमें सप्लायर्स रिलेटेड बताई गई है। सबसे पहले सोर्सेज, तो लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। सेकंड, नंबर ऑफ सप्लायर्स, एक के पास से या मोर देन वन के पास से आपको परचेस करना है। थर्ड स्ट्रेटेजी कॉस्ट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। आपको इंटर रिलेटेड है तो आपको राइट बैलेंस आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि किसी ना किसी एक का तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। राइट? एंड लास्ट वन, मेक और बाय एंड आउटसोर्सिंग। यूज ऑफ आईटी, ई सोर्सिंग, ई परचेज एंड ई पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा। जो भी सप्लाई करेंगे उसमें आईटी का यूज करेंगे। The main activities of the upstream supply chain are procurement and logistics. In the modern business environment, upstream supply chain management uses the e-procurement process. E-procurement is an electronic method that begins with the identification of the organization's requirement and ends with payment. E-procurement includes e-sourcing, किसके पास से परचेस करना है, e-purchasing मतलब कि ऑर्डर वगैरह देना, and e-payment. सबसे पहले है e-sourcing. And e-sourcing, an organization provides electronic invitation to tenders and requests that they submit their quotations, especially organizations that may opt to choose tenders from different countries. ई-सोर्सिंग में आपको टेंडर बाहर पाड़ना होगा, तो जो टेंडर है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आप इश्यू कर सकते हैं, राइट, पब्लिक के लिए। तो जितने भी सप्लायर्स उसमें एलिजिबल होंगे वो बीड फिल करेंगे, राइट, और उसमें से जो बेस्ट लगेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट एज वेल एज क्वालिटी आप चूज कर पाएंगे। और जब भी आपको डिफरेंट कंट्रीज में से कोटेशंस मंगवाना है तभी तो ये ई सोर्सिंग ही एक ऑप्शन है। अगर आपको इंडिया में से ही करवाना है तो आप न्यूज़पेपर में या फिर और कोई फिजिकल मोड से भी कर सकते हैं, बट अब तो जनरली ऑनलाइन ही होता है, जो कंपनी की वेबसाइट होती है वहीं पर वो टेंडर है वो पब्लिश किया जाता है। ई सोर्सिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड द बेस्ट सप्लायर अमंग अदर्स। दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट एसोसिएटेड विद द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? सेकंड, e-purchasing. In recent years, organizations have shifted from centralized purchasing to decentralization. Decentralization मतलब कि जो ब्रांचेस है, राइट, या फिर जो डिपार्टमेंट है वो खुद परचेस करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और खुद के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परचेस किया जाएगा। शायद लोकली ज़्यादा चीपर वे में चीपर प्रोडक्शन, चीपर मटेरियल अवेलेबल हो सकता है विथ एक्सेप्टेबल और ए गुड क्वालिटी, तो वहां से परचेस करना कई बार इजी हो जाता है। The use of technology has resulted in less time, lower cost and better result in product selection and ordering. Features of an e-purchasing system include electronic catalog for core और स्टैंडर्ड आइटम। स्टैंडर्ड आइटम या कोर आइटम से उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग अवेलेबल हो जाएगा, वेबसाइट पर हो सकता है या फिर ईमेल थ्रू आपको मिल सकता है। Recurring requisitions or shopping list for regularly purchased items. The standard shopping list form the basis of regular orders and the list can have items added or deleted for each specific order. आपने एक बार ऑर्डर दिया तो उनके पास वो हिस्ट्री में रहता है, तो अगर आपको दूसरी बार अगर सेम टाइप का ऑर्डर देना है तो वो सेम दे सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपने भी अमेजोन, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी कहीं से तो परचेस किया होगा, तो वहां पर सभी जगह पर ये ई परचेसिंग ही हम करते हैं, राइट। उसमें भी हमने जो लास्ट टाइम ऑर्डर दिया था तो वो रिपीट ऑर्डर कर ही सकते हैं, उसमें एडिशन डिलीशन कर ही सकता है। पहली बार ऑर्डर देते हैं तो भी आपके पास अवेलेबल है कि क्या क्या चीज कितनी प्राइस पर, क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस है, डिलीवरी कब होगा, सब कुछ इसमें मेंशन किया होता है। तो वैसे ही ई परचेसिंग होता है, सप्लायर के पास से किया जाता है, वो रॉ मटेरियल का होता है, हम अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेस करते हैं। बोथ आर सेम, बोथ आर ई परचेसिंग ओनली, राइट। उसमें भी आप एडिशन डिलीशन कर ही सकते हैं ना, ये कैटलॉग्स भी अवेलेबल है, वही फीचर्स है। Electronic purchase orders are dispatched automatically through an extranet to suppliers. ऑर्डर भी वहीं पर वेबसाइट वगैरह पर उनकी एप्लीकेशन पर मेल थ्रू ही किया जाता है ई परचेसिंग के केस में। हम भी जो ये जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट और अमेजोन है तो उसमें ऑनलाइन ऑर्डर ही करते हैं, राइट, वो सीधा ही चला जाता है सप्लायर को। डिटेल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज, डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्वांटिटी किस टाइप का है, टर्म्स कंडीशन सब कुछ मिल सकता है ई परचेसिंग में, तो वो भी हमारे लिए मैनेजमेंट के लिए भी वो जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल हो सकता है। एंड ई पेमेंट, आफ्टर परचेसिंग फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल सप्लायर, पेमेंट आल्सो takes place through electronically mode, that is invoice and fund transfer.
ई पेमेंट रिजल्ट्स इन फास्टर पेमेंट विथ जीरो एरर विच इज एक्सपेक्टेड इन मैनुअल फॉर्म। ई पेमेंट से क्या होगा कि तुरंत ही हो जाएगा और उसमें डिफेक्ट होने का, एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, जो मैनुअल फॉर्म में हो सकता है। ई प्रोक्यूरमेंट इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज इट रिजल्ट इन अ लोअर कॉस्ट, लेस टाइम, क्विक ऑर्डरिंग, the selection of the best supplier, control over inventory, better purchase and sales, greater financial transparency, etc. Even a small problem in technology can crash the whole system in a few moments. ई प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, राइट, वो सबको पता ही है और यहाँ पर हमने पढ़े भी सही। पर हाँ, ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि टेक्नोलॉजी में अगर एक छोटी सी भी गलती है वो पूरी सिस्टम को हिला देता है, राइट। तो उसमें वो रिस्क थोड़ा सा रहेगा, बट जनरली वो रिस्क काफी कम होता है। वो रिस्क है, फिर भी हम मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस है वो अब इलेक्ट्रॉनिकली करने लगे हैं और ये नेसेसिटी भी है, राइट। चलो, अब कॉन्सेप्ट इनसाइट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमने चैप्टर 1 में समझा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है थ्रू यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सब कुछ आ जाता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन एनालाइज वगैरह करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रॉपरली मैनेज भी करना जरूरी है, स्टोर करना, जो कम्युनिकेट करना वो भी जरूरी है, दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आईटी, आईएस और आईएम हमने इन डिटेल चैप्टर 1 के अंदर समझा था, तो ये जो 2 पैराग्राफ में वही समझाया हुआ है, यहाँ पर हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। इट इज आइडेंटिफाई विच generic strategy an organization is presently following to promote their products and or service. It should be possible to define a role of for IS to improve that strategy. यहाँ पर हमें 3 स्ट्रेटेजीज में IS और IT का यूज करना चाहिए। ये 3 स्ट्रेटेजी भी हमें पता है, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, तो उसमें हम ये जो IT IS है उसका यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है फोकस या फिर नीश मार्केट, राइट। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रेटेजीज में आप IS और IT का यूज कर सकते हैं, ये तीनों ही चीज हमें पता है। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप है तो उसमें कैसे कर सकते हैं उसका एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं। ड्राइविंग डाउन इन्वेंटरी लेवल्स विद द असिस्टेंस ऑफ IT कैन रिड्यूस कॉस्ट। इन्वेंटरी लेवल को इतना ही रखना है जो हमारे लिए जरूरी है। अगर ऐसा रखेंगे तो हमारे फंड ब्लॉक नहीं होंगे और हमारा कॉस्ट बचेगा, ये हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। ये IT की मदद से हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर हमें कॉस्ट लीडरशिप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है तो हम IT का यूज करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो अलग है दूसरे कॉम्पिटिटर्स से, कुछ हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का भी एग्जांपल देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉलोड बाय सिंपल ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्रोसेस। अब इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दीजिए और उसी के हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर ले लीजिए, तो वो भी डिफरेंशिएशन का पॉइंट फीचर बन सकता है। एंड लास्ट है फोकस। फोकस मतलब कि नीश मार्केटिंग, बाहर के कुछ सिलेक्टेड ग्रुप में ही आप फोकस करेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल करेंगे। सो ये कैसे हो सकता है? द अपॉर्चुनिटीज फॉर IS और IT इंक्लूड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर्स टू गेन कॉम्पिटिटिव ट्रस्ट एंड एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर्स, राइट। इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में पता चलेगी और उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स से आप अलग पड़ जाएंगे और आपके पास से ज्यादा परचेस कर सकते हैं, राइट। तो इस 3 स्ट्रेटेजीज में IS और IT का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डाउनस्ट्रीम मतलब कि कस्टमर के ऊपर अब हमें फोकस करना है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद कंज्यूमर और कस्टमर इज टर्म्ड एज डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यूज ऑफ IT एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी, ये चारों ही हम इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है रिलेशनशिप मार्केटिंग। मार्केटिंग, मार्केट प्लेस जो भी है, तो सप्लायर कस्टमर के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स है। वो मार्केट ऐसा नहीं है कि वहां पर आप सीधा ही कस्टमर को गुड्स बेचेंगे, बट वो किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को जो गुड्स या सर्विसेज बेचे जाते हैं उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, वो ऐसे मार्केट्स है। 6 मार्केट्स है, वो 6 मार्केट्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन सक्सेसफुली हैंडलिंग एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। The relationship marketing helps the organization keep existing customers and attract new customers through helpful staff, quality service or product, appropriate prices and proper customer care, etc. 6 market model identifies the 6 key market domains where organizations may consider directing their marketing activities. First one, internal markets. जो internal staff है, internal departments है, उनको as a market consider करना, वहां पर जो भी सेल वगैरह होता है तो उसके ऊपर फोकस करना। Internal markets are crucial requirement for the
Success of relationship marketing. Internal markets include internal department and staff. Staff have the ability to determine a customer-oriented corporate culture. कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रखना है तो इंटरनल जो डिपार्टमेंट और स्टाफ है उनका भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो वो भी मार्केट है, वो भी एज अ मार्केट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो स्टाफ मेंबर्स है, डिपार्टमेंट्स है, वही एट द एंड कस्टमर को सेटिस्फाई, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो कस्टमर की वैल्यू, उनको अगर सेटिस्फेक्शन उनका अगर बढ़ाना है तो स्टाफ मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स का साथ चाहिए होगा, तभी वो फुलफिल कर पाएंगे। सेकंड, रेफरल मार्केट, एक दूसरे को रिफर करके भी मार्केटिंग हो सकता है, उसमें जो कस्टमर्स है वो दूसरे कस्टमर्स को रिफर कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो कंसल्टेंट्स है वो दूसरी चीज़ों को, दूसरी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रिफर कर सकता है। Referral markets include two main categories: existing customers who recommend their supplier to others, and referral sources such as consulting firm that may refer work to a law firm. जैसे कि पहला एग्जांपल है कि existing customers जो है वो रिफर करते हैं सप्लायर्स को। जैसे कि अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप दूसरे जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ये रेफर करेंगे, अपने जूनियर्स को ये रेफर करेंगे, राइट, ये लेक्चर्स। तो ये फर्स्ट हो गया, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु रिकमेंड देयर सप्लायर टू अदर्स। सेकंड, रेफरल सोर्सेज। रेफरल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सेट ए है SPOM का, वो कहाँ से हमें देखना चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मैं आपको कोई एक्स फैकल्टी रिफर करता हूँ, तो वो क्या हो गया, रेफरल सोर्स। मैं थोड़ी ना उस एक्स फैकल्टी का कस्टमर हूँ, मैं उनका कस्टमर नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता है कि भाई ये अच्छा पढ़ाता है, तो उनके पास से आपको देखना चाहिए, तो वो रेफरल सोर्स है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ये भी दिया है, एज अ कंसल्टिंग फर्म दैट मे रिफर वर्क टू अ लॉ फर्म। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी फर्म में आते हो और आपके कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो अगर आप मुझे कोई पूछेंगे तो मैं कोई लॉ फर्म जो मेरे फ्रेंड की है, कोई अच्छी है, उसको रिफर करूंगा, दैट इज ऑल्सो अ रेफरेंस, राइट। तो वो रेफरल सोर्स है, मैं उनका कस्टमर नहीं हूं, फिर भी मैं रेफर कर सकता हूं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर रिफर कर सकता है या फिर रेफरल सोर्स हो सकता है। इस तरह से रेफरल मार्केट बनता है और कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। थर्ड, इन्फ्लुएंस मार्केट, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यहीं से परचेस करना चाहिए, यहां से परचेस कीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। वो स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। Influence markets represent entities and individuals which have the ability to influence the marketing environment of a firm. This may include the financial analysts, shareholders, the business press, the government, and the customer group. मैं भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको ये अगर सेट ए के लेक्चर देखने हैं तो एक्स फैकल्टी के ही लेक्चर देखने हैं, भले ही आपने पूछा नहीं है, अगर आपने पूछा और मैंने बताया दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेफरल, राइट। बट अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको ये भी बता रहा हूँ एक्स फैकल्टी इज अ वेरी गुड, वो अच्छा पढ़ाते, इतने टाइम में कंप्लीट कर दिया, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने वहां से पढ़ा, उनके इतने मार्क्स आ गए, दैट इज इन्फ्लुएंस, राइट। इन्फ्लुएंस मार्केट उसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल एनालिस्ट, शेयर होल्डर, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, वो सारे बिजनेस प्रेस वगैरह जो है, गवर्नमेंट है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। A good relationship needs to be developed by firms with critical source of influencers relevant to their markets. Then recruitment market. Recruitment markets यहाँ पर एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट के बारे में है कि अच्छे एम्प्लॉयज भी मिलने चाहिए, तो जो यूनिवर्सिटीज है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वो भी मार्केट बनेगा, क्योंकि वहां से अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे तो एट द एंड वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। Recruitment markets are focal point for relationship marketing. Firms have to manage their relationship with recruitment markets such as commercial recruitment agencies, universities, and institutions in order to have access to potential employees who possess the required skills for the job position. Simple. अब भी CA बन जाएंगे, फिर ICA के कैंपस में बैठेंगे ना। सप्लायर्स मार्केट्स। सप्लायर्स मार्केट, जो सप्लायर है जिसके पास से हम सप्लाई रिसीव करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह रिसीव करते हैं, तो उनको साथ भी हमें रिलेशन मेंटेन करनी है, क्योंकि उनके पास से अच्छे रॉ मटेरियल मिलेंगे तभी हम कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर पाएंगे। Supplier market refer to traditional suppliers as well as organizations with which the firm has some form of strategic alliance to gain benefits such as better quality, faster reach to market, original and creative products, and lower level of inventory. सप्लायर के साथ अच्छी रिलेशन होगी तो आपको ज्यादा फीचर्स भी मिल सकता है, बेटर क्वालिटी मिल सकती है, फटाफट आपको डिलीवरी मिल सकती है, जब आप मांगेंगे, राइट, तब आपको वो डिलीवरी मिल सकती है, राइट। चीपर हो सकती है कॉस्ट वाइज, राइट। क्रिएटिव प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ अलग हो सकते हैं फीचर्स, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। एंड लास्ट, कस्टमर्स मार्केट। कस्टमर्स मार्केट रिप्रेजेंट ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एज वेल एज इंटरमीडिएरीज। कस्टमर मार्केट के अंदर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिनको टारगेट किया जाता है, एंड थर्ड जो इंटरमीडिएरीज है उनको भी कंसिडर किया जाएगा।
they can be either consumers or intermediaries. In today's environment, the way firm provides the service affects the market and helps in gaining customers. Simple. तो ये 6 रिलेशनशिप मार्केटिंग है, राइट, काफी इजी है. इंटरनल मार्केट से, रेफरल मार्केट से, इन्फ्लुएंस मार्केट, रिक्रूटर्स मार्केट, सप्लायर्स मार्केट एंड कस्टमर्स मार्केट. इजी. The 6 market models suggest that a firm must regulate its action towards developing appropriate relationship with each of the market areas, as the management of relationship in each of the 6 market is critical for the attainment of customer retention objective. ये 6 के 6 जो मार्केटिंग है, राइट, मार्केट्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 के 6 मार्केट कस्टमर रिटेंशन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं. उनको अचीव करने के लिए हमें इस 6 मार्केट मॉडल के ऊपर वर्क करना चाहिए. Gordon states that there are 6 dimensions that illustrates how relationship marketing differs from historical definition. These are: relationship marketing seeks to create new value for customers and then share it with them. नई वैल्यू क्रिएट करते हैं और वो कस्टमर के साथ शेयर भी करते हैं, और कस्टमर का जो ऑब्जेक्टिव, कस्टमर को रिटेन करना, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर पाएंगे. Relationship marketing recognizes that the key role that customer have both as purchasers and in defining the value they wish to रिसीव. रिलेशनशिप मार्केट में उनको क्या परचेस करना है, राइट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी दी जाती है और वैल्यू भी क्रिएट करवाया जाता है. उनकी जो वैल्यू है, रिसीव करनी है वैल्यू, तो वो भी उसमें से रिसीव होती है. रिलेशनशिप मार्केटिंग बिजनेसेस आर विजुअलाइज्ड टू डिजाइन एंड अलाइन प्रोसेसेस. जो प्रोसेसेस क्या होनी चाहिए और उनको उसको डिजाइन करना और उसको अलाइन करना विद दैट थॉट, विद दैट क्रिएटिविटी, तो वो यहाँ से हो सकता है. विजुअलाइज टू डिजाइन एंड टू अलाइन प्रोसेसेस, एक दूसरे के साथ अलाइन करना, लिंक करना. रिलेशनशिप मार्केटिंग रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअस कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर. बायर एंड सेलर दोनों ही एक साथ कोऑपरेटिव एफर्ट्स करते हैं और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. रिलेशनशिप मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स परचेसिंग लाइफ टाइम, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. तो एक कस्टमर जो भी उसकी लाइफ टाइम, वो कस्टमर जितने टाइम तक हमारा कस्टमर बन रहेगा तो उसमें से कितना वैल्यू हमें मिल सकता है, कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, वो कंसिडर किया जाएगा. ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हम आगे भी समझने वाले हैं. Relationship marketing even searches for the chain of relations that can be drawn within the organization. Customers' wants and values are created between the organization and its main stakeholders, including suppliers, distribution channel, intermediaries and shareholders. यहाँ पर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए कस्टमर के अलावा सप्लायर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, राइट, उन सभी के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करने के बारे में फोकस किया जाता है ताकि कस्टमर का जो नीड्स है वो सेटिस्फाई किया जा सके. The growing interest in relationship marketing suggests a shift in the nature of work marketplace transaction from discrete to relational exchanges, from exchanges between parties with no past history and no future to interaction between parties with a history and plan for future interaction. ठीक है ये. चलिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखा था, अब यहाँ पर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखते हैं. टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर्स इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल विद द मेन मोटिव टू इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशंस, द स्ट्रेटेजीज द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कस्टमर के जो पूरी ही लाइफ टाइम है, राइट, जो भी लाइफ साइकिल है उसमें कस्टमर को मेंटेन करना, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज, क्या टेक्नोलॉजीज का यूज करना और किस तरह से उनके साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप है उनको इंप्रूव करना, वो सब कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है. रिलेशन इंक्लूड्स रिलेशन विद कस्टमर्स, असिस्टिंग इन कस्टमर रिटेंशन एंड ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ. कस्टमर अंडर डिफरेंट चैनल्स आर कंप्लाइड थ्रू CRM. The staff dealing with customer gets detailed information about the customer's personal information, purchase history, buying preferences and concerns. कस्टमर की जो भी उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनकी जो बाइंग पैटर्न है, बाइंग हिस्ट्री है, उनके जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी प्रेफरेंसेस है, राइट, सभी को ध्यान में रखा जाता है. कंप्लेंट्स वगैरह, कंसर्न्स है, राइट, तो वो भी ध्यान में लिया जाता है. फीडबैक भी कंसिडर करेंगे तो वो सब कुछ के हिसाब से इंप्रूवमेंट किया जा सकेगा. दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Organizations must ensure customers are satisfied with their products and services for higher customer retention. Remember, one satisfied customer brings 10 new customers with him, whereas one dissatisfied customer takes away 10 customers along with him.
मतलब कि अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो वो 10 नए कस्टमर्स को लेकर आ सकता है, वैसे ही डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर्स को लेकर जा सकता है। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना काफी जरूरी है। वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, सीआरएम से हो सकता है। In simpler words, CRM is knowing the needs of the customers and providing them with the best possible solution. Analysis of customer and their behavior. An analysis of customer is necessary based on their geographical location or purchasing characteristics. For industrial customers, expectation of benefits such as quality, discount, सर्विसबिलिटी, साइज एटसेट्रा शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से परचेस करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब कुछ देखना है। क्वांटिटी कितना परचेस करता है, डिस्काउंट कितना चाहिए, साइज, सर्विसबिलिटी, वो सब कुछ देखेंगे तो एनालाइज कर पाएंगे उनका बिहेवियर कैसा है और उस हिसाब से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। During such an analysis process, management should keep in mind the psychological needs, safety needs, social needs, status or ego needs, and self-fulfillment needs of existing and future customer. जब भी वो रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना है, राइट, वो जो भी हम एनालिसिस करते हैं तब हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। उनकी सेफ्टी नीड्स है, राइट, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से उनका लाइक डिसलाइक क्या है, उनका बिहेवियरियल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वगैरह उनके साथ अलाइन होता है या नहीं, तो कई बार वो भी अफेक्ट करता है। सोशल नीड्स क्या है, स्टेटस या फिर ईगो किस तरह का है, सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है, वो सब कुछ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बिहेवियर भी हमें कंसिडर करना होगा। देन कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर जो भी है उसका जो भी ग्रुप है, राइट, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, कौन सा ग्रुप प्रॉफिटेबल है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नहीं कि प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस और उन दोनों का डिफरेंस निकाला और प्रॉफिट कितना है वो दिखाया जाएगा। उससे बेटर है कि कस्टमर है, कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो कंसिडर करना चाहिए, और जो कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल है उनको ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको रिटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए रादर देन नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। तो यहाँ पर सेगमेंट्स या फिर जो कस्टमर वाइज एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर किया जाएगा और उसमें से जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। Most firms today understand the source of their revenue, but unfortunately do not understand the source of profit. Often attempts to measure profitability center on either product cost alone or on profitability at the business unit or enterprise level. प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, उनको सोर्स क्या है वो देखने की ट्राई करते हैं, बट उनका सोर्स कस्टमर के हिसाब से कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो कंसिडर नहीं किया जाता, राइट। वो प्रॉफिट सेंटर वाइज में प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसिडर करके प्रॉफिट निकाला जाता है, बट कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर नहीं की जाती है। These attempts can be severely misleading. What firms fail to do is measure profit at the most meaningful and controllable level, the customer level. Understanding and underlying components of cost and addressing specific causes of poor profitability associated with specific customers will significantly improve bottom line performance. जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकता है अगर कस्टमर लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी हम कंसिडर करेंगे तो। Undertaking a customer account profitability improvement initiative is a 5-step process. इसमें 5-step process करनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पर बताया है। Analyze customer base and split into the segments. Customer base को आप समझिए और उसमें segments में उनको divide कीजिए। Segment अलग अलग हो सकते हैं, characteristics के basis पर हो सकते हैं। Calculate annual revenues earned from the customer. वो जो segment है वहां से जितना revenue earn किया है वो calculate कीजिए। Calculate annual cost for serving the segment. Cost कितना हुआ है वो segment का वो देखिए। आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर। वो जो कॉस्ट और रेवेन्यू को हम डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, तो उसमें से जो क्वालिटी कस्टमर्स है उनको रिटेन कीजिए। री इंजीनियर और एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट। जो भी अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है उनको री इंजीनियर कीजिए, उसमें कुछ उस तरीके से कीजिए कि जिस तरह से प्रॉफिट मिल सके, या फिर उसको एलिमिनेट कर दीजिए उस ऐसे कस्टमर्स को, राइट। तो जो कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी में जो कस्टमर को प्रॉफिट, कौन सा कस्टमर प्रॉफिट अर्न करते हैं या करवाता है या नहीं वो देखना है, तो 5 स्टेप्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहले एनालाइज कीजिए कस्टमर बेस को और उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए। देन रेवेन्यू कंसिडर कीजिए, देन कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, देन जो क्वालिटी कस्टमर्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिटेन कीजिए और री इंजीनियर कीजिए या फिर एलिमिनेट कीजिए जो भी अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उनको। Customer profitability analysis is best conducted with a technique known as activity based costing और ABC analysis. Activity based costing शायद आपने CA इंटर में पढ़ा होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से कॉस्ट है वो बढ़ता है।
तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी एनालिसिस में कस्टमर को जो भी एक्टिविटीज उनके साथ होती है उस हिसाब से कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू एबीसी एनालिसिस. The net profit coming from each customer can be calculated by revenue less cost done by this tool. These costs are not only manufacturing and distribution cost but also sales cost, marketing cost, service cost and any other related cost which have to be undertaken to service the customer. यहाँ पर भी प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे, जो रेवेन्यू मिला उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे, बट उस कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अलावा मार्केटिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट, सर्विस कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हुआ है वो कस्टमर को रिटेन करने, उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचाने के लिए वो सारे कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा. आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रॉफिट टायर्स. द प्रिंसिपल इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. जो यहाँ पर प्रॉफिट जो मिलेगा, राइट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके जो प्रॉफिट मिलेगा तो उसके डिफरेंट प्रॉफिट टायर्स में ऐड किया जाएगा. 1 2 3 4 हो सकता है, और भी कोई कैटेगरी हो सकता है, राइट. मोस्ट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, लेस प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल, ऐसे भी कैटेगरी हो सकती है. उसमें डिवाइड किया जाएगा और फिर क्या स्ट्रेटेजी करनी है वो डिसाइड किया जाएगा. अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट जो है उसको एलिमिनेट किया जाएगा या फिर उसको ज्यादा सर्विस नहीं दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ री इंजीनियरिंग किया जाएगा. बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा किया जाता है, कैसे वो समझते हैं. Where credit cards are product, customers are basically classified into 4 types. क्रेडिट कार्ड जो दिए जाते हैं तो उसमें कस्टमर को इस 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन एंड लीड कस्टमर्स. प्लेटिनम जो कस्टमर्स है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है. गोल्ड कस्टमर में उनसे कम, आयरन में उनसे कम और लीड कस्टमर्स में ऑलमोस्ट नील प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता. इसीलिए जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है वो प्लेटिनम कस्टमर में सबसे ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम किया जाता है, राइट. तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. प्लेटिनम कस्टमर मोस्ट प्रॉफिटेबल, गोल्ड कस्टमर प्रॉफिटेबल, आयरन कस्टमर लो प्रॉफिटेबल बट डिजायरेबल, लीड कस्टमर अनप्रॉफिटेबल एंड अनडिजायरेबल, वो नहीं चाहिए बस. A credit card company would always give the best service as well as financial and other benefits to the top 2 customers. It will at the same time try to attract iron customers and convert these iron customers into platinum or gold customers. और ये भी ट्राई करता है कि जो आयरन कस्टमर्स है उनको गोल्ड या फिर प्लेटिनम कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जा सके जिससे वो प्रॉफिट बढ़ जाए. फाइनली दिस कंपनीज विल हैव सिस्टम्स इन प्लेस सो एज टू अवॉइड लीड कस्टमर्स कंप्लीटली. और उनके पास ऐसे सिस्टम, ऐसी प्रोसेस होती है जिस वजह से वो लीड कस्टमर्स को टोटली अवॉइड करते हैं. It is found that with customer profitability analysis, the firm can correctly classify customers and also find out which of the customer it needs to hold on to and acquire more of the same type and which customer it needs to let go of. ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंट से क्या पता चलता है कि उनके किस टाइप को कस्टमर्स को ज्यादा रिटेन करना है, ज्यादा अट्रैक्ट करना है और किस टाइप के कस्टमर्स को चले जाने देना है, राइट. Several times firms find out that there are customers which they should have left altogether as the profitability from this customer is minimum and expenses are more. ठीक है. Cost calculation is one of the major problems in customer profitability analysis. Calculating cost per customer becomes difficult, especially in service environment where manpower as well as time also have a cost factor associated with it. कई बार cost per customer calculate करना काफी difficult होता है, स्पेसिफिकली जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो सर्विसेज होती है उसमें मैन पावर और टाइम दोनों ही चीज होती है और वो कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता है, तो उसको कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. द टाइम स्पेंट विथ ईच कस्टमर इज डिफरेंट एंड देयरफॉर द कॉस्ट इज डिफरेंट. फर्दरमोर देयर आर several non-customer related costs too. If these costs are ignored, then the right figures would be difficult to check. The customer will be shown to be more profitable than they are. अगर सभी कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता चलेगा, इसीलिए सारे कॉस्ट को उसमें इंक्लूड करना जरूरी है, बट वो कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है, राइट. तो ये था कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. अब देखते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. कस्टमर जितने भी टाइम तक हमारा कस्टमर बन के रहेगा कोई भी पर्सन, तो वो पूरी लाइफ टाइम कंसिडर किया जाएगा और उसमें से कितना वैल्यू, कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा वो कैलकुलेट करना है, ताकि जहां भी जो भी कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं. Customer lifetime value is the present value of net profit that we derive from a customer over the entire lifetime of relationship with that particular customer. जो particular customer है उनकी पूरी लाइफ टाइम में, वो जितने भी टाइम तक हमारा कस्टमर बनेगा उसमें से जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा. इट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप.
It is an essential tool used in marketing to focus on more profitable customers and stop servicing non-profitable customers. यहाँ से पता चलेगा कि जो profitable customers है उसके ऊपर focus करेंगे और non-profitable customers है उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको हम सर्विस करना बंद कर देंगे. First of all, we need to ascertain the profits generated from each customer. ABC model helps in associating direct cost and revenues to a particular customer over a period of time, ascertaining the profit margins from that particular customer. To ascertain the lifetime value, judgments with regards to the duration of relationship have to be. राइट, उनको एबीसी मॉडल हम यूज करेंगे ताकि कॉस्ट, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ हमें पता चल पाए. और हमें यहाँ पर सबसे बड़ा एजम्पशन लेना होगा कि वो कितने टाइम तक हमारा कस्टमर बने रहेगा, तो वो एजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दिस रिक्वायर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, द लाइक्लीहुड, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ रिपीटेड और एडिशनल परचेसेस, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कस्टमर लॉयल्टी एक्सेट्रा. वो अजम्पशन लेने के लिए कि वो कितने टाइम तक हमारा कस्टमर बना रहेगा, तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसको ध्यान में लेना होगा. लाइक्लीहुड और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कॉम्पिटिटर्स के पास से कितना परचेस करता है, हमारे पास से कितना परचेस, एडिशनल परचेस, राइट, रिपीट ऑर्डर्स क्या है, तो वो सब कुछ देखेंगे तो पता चलेगा कि कस्टमर कितने टाइम तक हमारा कस्टमर बना रहेगा. Thus, profit margins are then discounted at the firm's cost of capital or any other rate that may be determined by the organization to arrive at the CLV. फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेट से या दूसरे और कोई रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी और वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बनेंगे. राइट, इसका एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिया है वो देखते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये इलस्ट्रेशन में से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये केस सिनेरियो आपका बन सकता है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है और आईबीएस में भी हेल्पफुल हो सकता है. चलो, Cineworld movie theater is located in a town with many colleges and universities around it. The town has a substantial student population, most of whom are avid movie goers. ये जो Cineworld है वो मूवी थिएटर है, वो जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं और वो सारे मूवी गोअर्स भी है, मूवी देखने का भी उनको शौक है. Business for Cineworld has been slow in the recent years due to the advent of streaming websites that shows the latest and popular movies online. But इस जो थिएटर है उसका थोड़ा सा बिजनेस कम हो गया है क्योंकि अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो चुका है, तो जनरली मूवीज जो है वो प्रीफर करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन, टीवी पे या कंप्यूटर, लैपटॉप में देखने के लिए. However, the management of Cineworld continue to feel students would still enjoy the watching movies on big screen along with the facilities and ambience that only a movie theater can offer. But ये जो बिजनेस है सिनेवर्ल्ड को ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको बिग स्क्रीन पर अच्छे से मूवी देखना, वो एम्बियंस, वो फील लाना, वो वाइब मिलनी चाहिए, राइट, मूवी देखने की, तो वो लेने के लिए कस्टमर्स आएंगे. अकॉर्डिंगली दे हैव फ्रेम्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन मूवी टिकट्स. और इसीलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट पॉलिसीज है, वो मूवी टिकट्स है वो डिस्काउंट पर सेल करने के लिए सोचा है, कुछ स्कीम बनाया हुआ है. The average time a student spends at the college or university is 4 years. Generally, students किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए रहता है, which is the average duration of any course. क्योंकि वो जनरल एवरेज टाइम पीरियड है किसी कोर्स के लिए. For a nominal one-time subscription fee, Cineworld plans to offer students discounts on movie tickets for a period of 4 years. ये Cineworld ने ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट किया है जिसमें वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी को लेकर 4 साल तक वो स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलेगा जब भी वो मूवी टिकट परचेस करेगा. By attracting more footfall, Cineworld targets to cross-sell it foods and beverages and souvenirs. ज्यादा सेल करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि फूड एंड बेवरेजेस और सोवेनियर्स जो है उनको भी टारगेट किया जाएगा ताकि वहां से भी हमें इनकम मिल पाए. This would help in sustain a reasonable revenue each year. Cineworld would attract attention to the plan by initially offering free tickets, food and beverage and gift vouchers. Cineworld ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियली ऑफरिंग फ्री टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स. फ्री टिकट, फूड और बेवरेज भी ऑफर किया फ्री में और गिफ्ट वाउचर्स भी दिए ताकि वहां पर आए लोग और फिर सब्सक्रिप्शन ले और फिर 4 साल तक मूवी देखते रहे. This one-time initial expense net of one-time subscription fee collected would cost ₹5,000 per student. One time जो भी ये initial expense था कि डिस्काउंट वगैरह दिया, फिर जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन दिया वो रेवेन्यू बना, वो नेट ऑफ करने के बाद और राइट वो नेट ऑफ करने के बाद कॉस्ट कितना हुआ, ₹5,000 पर स्टूडेंट. सब्सक्रिप्शन फीस जो मिली और जो पहली बार उन्होंने मूवी टिकट दी थी, फूड बेवरेजेस और गिफ्ट वाउचर्स दिए थे,
वो कॉस्ट को नेट ऑफ करने के बाद 5000 रुपीज का कॉस्ट बनता है, 5000 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट किया हुआ है सिनेवर्ल्ड ने। On subscription to the plan, the viewership and purchases of each student is expected to be as follow. वो सब्सक्रिप्शन के बाद कितना स्टूडेंट्स क्या परचेस करेगा, राइट, वो हमें यहाँ पर डेटा दिया है। मूवी टिकट और फूड बेवरेजेस और सोवेनियर्स का कितना हो सकता है वो हमें यहाँ पर दिया है। पर्टिकुलर से ईयर 1 and 2 और ईयर 3 and 4 में कितना हो सकता है। स्पेंड ऑन मूवी टिकट पर ईयर 2000 रुपीज, यहाँ पर 1500 फॉर 3 and 4 ईयर, ये पर ईयर है। मूवी टिकट पर फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2000 रुपीज ईच ईयर स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर में 1500 स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेजेस पर ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर में 4000 और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 3000। यहाँ पर मतलब मूवी टिकट से ज्यादा तो खाने पीने पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। स्पीड ऑन सोवेनियर्स एंड एसेसरीज पर ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2250 और थर्ड और फोर्थ में 750 रुपीज का वो परचेस कर सकते हैं, राइट। Assumptions: only 50% of the subscribers are expected to visit the theaters in 3 and 4. ईयर 3 और 4 में जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके 50% ही विजिट करेंगे। Across all years, only 75% of the subscribers who visit the theater are expected to buy food and beverages. सारे ही ईयर में जितने भी लोग देखने आते हैं उसमें से 75% ही सिर्फ फूड और बेवरेजेस को परचेस करेंगे। Only 25% of the subscribers who visit are expected to buy souvenirs in year 1 and 2 and 10% of them in 3 and 4. जितने लोग सब्सक्राइबर्स जो वो मूवी देखने आते हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड ईयर में 25% सोवेनियर्स परचेस कर सकते हैं और थर्ड और फोर्थ ईयर में 10% सोवेनियर्स परचेस कर सकते हैं। गिवन द PVIFA प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो रेट है ₹1 फॉर 4 years at 10%, 3.169 and PVIFA of ₹1 for 2 years at 10%, 1.735. Required: calculate the customer lifetime value per subscriber for the above plan. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें जो 1 और 2 ईयर है, राइट, ये उसका डेटा है, 3 और 4 का डेटा है, उन सभी में से हमें कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कंसिडर करनी है। 5000 रुपीज का कॉस्ट पर स्टूडेंट हुआ है और ये सब कुछ जो डेटा है वो हमारे लिए इनकम बनेगा, पर उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू में निकालना होगा, राइट। चलिए, तो ये जो 2000 रुपीज है उसको हम 1.735 से कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट और सेकंड ईयर में मूवी टिकट का पर कस्टमर कितना अमाउंट मिल सकता है वो पता चलेगा। थर्ड और फोर्थ ईयर में हमें 1500 से करना होगा, बट कौन सी PVIFA हमें यहाँ पर 3 और 4 ईयर का तो नहीं दिया है, तो वो कैसे पता करेंगे। ये 3.169 है वो 4 साल का है, राइट, ये 3.169 4 साल का है। 1.735 1 और 2 ईयर का है, तो 3.165 और 1.735 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें थर्ड और फोर्थ ईयर का मिल जाएगा, तो उससे 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो है 50%, ओनली 50% ऑफ द सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर इन 3 and 4। तो ये जो 1500 है उनमें से जो PVIFA हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 50% से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें थर्ड और फोर्थ ईयर की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। फिर जो फूड एंड बेवरेजेस है उसमें 75% लोग परचेस कर सकते हैं, तो ये 4000 इंटू 75% इंटू ये 1.735 करना होगा, तब हमें ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए वैल्यू पता चलेगी। 3000 में क्या करना होगा, 3000 इंटू जो भी हमारा PVIFA आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और 75% से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 75% ही फूड और बेवरेजेस परचेस करेंगे। बट यहाँ पर 50% भी करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमें बता दिया है कि थर्ड और फोर्थ ईयर में तो सिर्फ 50% कस्टमर मूवी देखने आएंगे। 50% ही देखने आएंगे तो ऑब्वियसली वो फूड एंड बेवरेजेस भी 50% ही परचेस करेंगे। वो 50% में से भी 75% ही फूड एंड बेवरेजेस परचेस करेंगे। यहाँ पर 75% और 50% से मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। और जो सोवेनियर्स है उसके लिए भी यहाँ पर क्या करना होगा, 25% से और ये PVIFA से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ईयर में PVIFA जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10% जो हमें बोला, और यहाँ पर भी 50% आएगा क्योंकि मूवी वॉचर से सिर्फ 50% होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों में गलती होने के चांसेस है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रेवेन्यू है, PVIFA दिया है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यूसेज एंड नेट रेवेन्यू दिया है। नेट कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट वन टाइम एक्सपेंस जो है 5000 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग द सब्सक्रिप्शन फीस। नेट रेवेन्यू फ्रॉम मूवी टिकट्स ईयर 1 एंड 2 2000 रुपीज है, उसका 1.735 पीवीआईएफ है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू कितना होता है 3470 और उसमें 100% प्रोबेबिलिटी है, राइट, कुछ नहीं बताया तो 100% प्रोबेबिलिटी, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा 3470। ईयर 3 एंड 4 रिफर नोट 1 किसके लिए वो देखते हैं आगे। 1500 रुपीज मूवी टिकट में स्पेंड करेंगे, उसका 1.434 पीवीआईएफ आएगा, उसके लिए नोट 1 दी गई है कि जो पीवीआईएफ है थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए, तो जो टोटल पीवीआईएफ है -1 एंड 2 ईयर का तो मिल जाएगा हमें थर्ड एंड फोर्थ ईयर का, राइट। तो ये 1.434 तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, बट वहां पर 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से 50% स्टूडेंट्स ही देखने आएंगे, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। फिर सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ईयर 1 एंड 2 में 4000 का 1.735 पीवीआईएफ है, 6940 उसमें 75% ही परचेस करेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी, तो ये रेवेन्यू। थर्ड एंड फोर्थ में 3000 1.434 पीवीआईएफ 4302 होता है, बट यहाँ पर होगा 37.5%। वो कैसा आया 75% का 50% किया हुआ है, क्योंकि 75% जितने मूवी देखने आते हैं उसमें से 75% ही फूड एंड बेवरेज में फूड एंड बेवरेज को परचेस करते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ में तो सिर्फ 50% ही जो सब्सक्राइबर्स है वो मूवी देखने आने के चांसेस हैं, इसीलिए वो जो 75% को 50% से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमें सही प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा। सेल ऑफ सोवेनियर्स एंड एक्सेसरीज 1 एंड 2 में 2250 1.735 पीवीआईएफ 3904 25% प्रोबेबिलिटी 976, और ईयर्स जो 3 एंड 4 है उसमें 750 रुपीज का करेंगे 1.434 पीवीआईएफ 1076, उसमें 5%, ये 5% कैसे आएगा 10% की प्रोबेबिलिटी बोली थी, राइट, कि 10% लोग जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जितने देखने जाएंगे उसके 10% ही ये सोवेनियर्स या एसेसरीज परचेस करेंगे, पर यहाँ पर भी 50% मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 50% ही टोटल के 50% ही सिर्फ मूवी देखने जाएंगे, सब्सक्राइबर्स जो होंगे उसमें से 50% ही मूवी देखने जाएंगे, उसमें से सिर्फ 10% जो है 10% लोग परचेस करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी 5% बन जाएगी, और ये 54 रुपीज। तो यहाँ से हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा, तो वो टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो नेट रेवेन्यू मिलेगा 7394 है, वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बनेगा, right? So present value of total revenue generated over 4-year period by a customer is rupees 12393, while the corresponding expense is rupees 5000. Therefore, the customer lifetime value per subscriber is 7393. Cineworld has to multiply this with expected number of subscribers each year to find out if this would be a profitable proposition. Simple. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन। कस्टमर, कौन सा कस्टमर है उनके ऊपर फोकस करना है जिसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए, उसको एक्वायर करना होगा थ्रू मार्केटिंग वगैरह, फिर उनको रिटेन भी करना होगा अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करके, और उसमें एक्सटेंशन भी होगा, वो ज्यादा परचेस करे, राइट, दूसरी प्रोडक्ट्स भी परचेस करे, ऐसा करना होगा, दैट इज एक्सटेंशन। कस्टमर सिलेक्शन, टाइप ऑफ कस्टमर विच द कंपनी नीड्स टू टारगेट हैज टू बी सिलेक्टेड। हु आर वी टारगेटिंग, कौन से कस्टमर्स के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं, किस टाइप के कौन से सेगमेंट में से, व्हाट इज देयर वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें से क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, वेयर डू वी रीच देम, कहां पर हम उसे रीच कर सकते हैं। कस्टमर एक्विजिशन, अ रिलेशनशिप नीड्स टू बी डेवलप्ड विथ न्यू कस्टमर। Methods of acquiring customer includes traditional offline techniques, for example advertising, direct mail etc. एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, डायरेक्ट मेल कर सकता है, तो वहां से कस्टमर से हमें मिल सकते हैं। एंड ऑनलाइन टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल सर्च इंजन मार्केटिंग, जो SEOs कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च करते हैं और लोग वो परचेस करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज चाहिए, उसमें से जो बेस्ट उनको दिखती है, राइट, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद परचेस कर सकता है। गूगल में भी आप अगर कोई भी चीज़ अगर डालेंगे तो उसमें जो भी चीज़ आपको मिलेगी शायद वो देख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर भी यूट्यूब में भी अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपने साथ सर्च किया होगा ना, SPOM सेट बी, या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, SCPM, SPOM, ऐसा कुछ सर्च किया होगा, और सर्च करने के बाद आपको मेरे वीडियोस है वो रिकमेंड हुए होंगे, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने सर्च किया और मेरे वीडियोस तक पहुंचा, तो ये भी एक मार्केटिंग का टूल है।
ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है जिससे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो जो सर्च करने वाले लोग हैं उनको पता चलता है। तो ये भी एक मार्केटिंग है, कस्टमर एक्विजिशन हुआ। अगर आपने सर्च किया और मेरे वीडियो तक पहुंचे और आप अगर आप भी मुझे मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन पीआर, ऑनलाइन पार्टनरशिप्स, इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ऑप्ट-इन ईमेल, वायरल मार्केटिंग एटसेट्रा, ये सारे ऑनलाइन मेथड्स है टू कस्टमर एक्विजिशन। देन कस्टमर रिटेंशन, कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स टू एंश्योर बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की नीड्स समझकर उनको वो प्रोडक्ट या सर्विस दी जाएगी जिससे उनको सेटिस्फाई किया जाएगा और वो रिटेन हो पाएंगे। एंश्योर ऑनगोइंग सर्विस क्वालिटी बाय फोकसिंग ऑन टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी, उनको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है टेंजिबल हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, राइट? इस तरीके से हम उनको रिटेन करेंगे। ई टेक्निक्स फॉर रिटेनिंग कस्टमर्स आर पर्सनलाइजेशन, पर्सनल मैसेज, मेल्स वगैरह देना, बर्थडे पर विशेष करना, मास कस्टमाइजेशन, एक्स्ट्रानेट्स, ऑप्ट-इन ईमेल एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज, राइट? ऑनलाइन कम्युनिटीज हो सकती है, कोई भी ऐसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज, ग्रुप्स वगैरह बन सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वो सारी चीजें से रिटेन किया जा सकता है। कस्टमर एक्सटेंशंस, द प्रोडक्ट बॉट बाय कस्टमर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, रीसेल सिमिलर प्रोडक्ट्स टू प्रीवियस सेल्स, जो पहले उन्होंने परचेस किया था वैसा ही फिर से उनको परचेस करवाना, हमें सेल करना। क्रॉस सेल क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको क्रॉस सेल करना है, जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल इलस्ट्रेशन देखा उसमें मूवी टिकट के साथ फूड एंड बेवरेजेस, वो क्रॉस सेल हो जाएगा। अपसेल मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, वो जो अभी परचेस कर रहे हैं उनसे बेटर सर्विसेज उनको देना, बेटर प्रोडक्ट देना, वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे कि अगर आप हॉटस्टार, अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स का अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है, राइट, तो उसमें भी अगर आपके पास अभी 1 यूजर वॉच के लिए आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो 2 यूजर्स, 4 यूजर्स के लिए भी हो सकता है, दैट इज अपसेल, राइट? तो कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? द यूज ऑफ IT इन डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, in managing downstream supply chain, organization link their sales system to the purchasing system of their customer through electronic data interchange. Using e-business, they sell products. Intelligence gathering is used to monitor online customer transactions. Email is one of the ways through which organization keeps in touch with customers. Use of IT results in quick action, a reduction in associated cost and time saving. जो भी ई कॉमर्स है या फिर आईटी का यूज है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डाउनस्ट्रीम पार्ट में भी किया जाता है, कस्टमर्स के साथ भी किया जाता है। कस्टमर्स को ऑर्डर करना है तो उसमें भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को नोटिफिकेशंस देना, मेल देना, राइट? तो वो सारी चीज़ें आईटी में यूज कर सकते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी परचेज हिस्ट्री क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, तो वो भी एनालाइज कर सकते हैं थ्रू आईटी। तो ये सब कुछ डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आईटी का यूज किया जा सकता है। सिंपल। Brand strategy, especially branding of a product, makes a huge difference in its appeal to customers. Branding can be the use of a logo or a specific color or any other means that makes the product or services distinctively visible among others. जो लोगो है, उनके कलर से उससे स्पेसिफाई हो जाता है कि ये उसी ब्रांड की चीज़ है, इसी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, जिससे वो डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स और वो परचेस करना हम प्रीफर करते हैं। दैट इज द ब्रांडिंग, ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड होनी चाहिए, पता चले कि ये अलग है, ये उसी की ब्रांड की चीज़ है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कस्टमर और जो सप्लायर है उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। The agreement between customer and service provider is termed as a service level agreement. This can be legally binding, formal or informal contract. ये formal या informal contract हो सकता है। The agreement may be between separate organization or within different teams inside the organization. SLS commonly include many components from a definition of services to the termination of an agreement. सर्विस क्या करनी है, पेमेंट क्या होगा, क्या टर्म्स कंडीशंस होगी और किस तरह से टर्मिनेट हो पाएगा, सब कुछ SLS में लिखा होता है। To ensure that SLS are consistently met, agreements are often designed with specific lines of differentiation, and the parties involved are required to meet regularly to create an open forum of communication. Providers, rewards and penalties are specified. There is always room left for revisiting in most SLS. ये agreement जो है उसमें changes भी कर सकते हैं, उसमें changes के भी scope रहते हैं। एंड लास्ट है बेनिफिट्स ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के क्या बेनिफिट्स होते हैं?
Benefits of the supply chain are enormous for any business. A highly controlled supply chain fetches tangible benefits such as inventory reduction, personnel reduction, productivity improvement, order management improvement, financial cycle improvement, etc. Further, it results in information visibility, new or improved processes, customer responsiveness, standardization, flexibility and globalization of business performance. काफी सिंपल है, इजी है, राइट? अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंसाइट दिया है, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलमार्ट वॉलमार्ट एंड प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, राइट? पीएनजी की बहुत सारी प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे, जैसे कि टाइड है, राइट, एरियल है, फिर हेड एंड शोल्डर्स है, पेम्पर है, तो वो सारे पीएनजी के प्रोडक्ट्स है। वॉलमार्ट है वो आई थिंक यूएसए में, जैसे यहाँ पर डीमार्ट है वैसे यूएसए में वॉलमार्ट है, तो वो भी आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ से आपको मिल जाती है। तो पीएनजी के प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट में इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, इस तरह से रखे जाते हैं जैसे पीएनजी की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो पाए। इसीलिए जो वॉलमार्ट है वहाँ पर अगर पीएनजी की आइटम्स का स्टॉक खत्म आने को आता है, वैसे ही पीएनजी उनको सप्लाई कर देते हैं प्रॉपरली। वो देखते हैं कि पीएनजी के प्रोडक्ट्स वहाँ पर अच्छे से मिल पाए। Before Walmart and P&G started collaboration back in 80s, retailers shared every little information with manufacturers. But then the two giants built a software system that hooked P&G up to Walmart's distribution centers. When P&G's product run low at the distribution centers, the system sends an automation alert to P&G to ship more. जब भी Walmart में वो P&G की प्रोडक्ट्स कम होने लगती है, वैसे ही उनको अलर्ट ऑनलाइन मिल जाता है और P&G सप्लाई कर देता है। In some cases, the system communicates down to individual Walmart store, allowing P&G to monitor the shelves through real-time satellite link-ups that send messages to the factory whenever P&G items swoop past a scanner at the register. Within the last couple of years, the relationship has expanded to include radio frequency identification (RFID) technologies to gain even a more insight into riding inefficiencies in the supply chain. सप्लाई चेन को अच्छे से करने के लिए आरएफआईडी है, वो कोई भी गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, तो उसके लिए आरएफआईडी यूज किया जाता है। तो पीएनजी के प्रोडक्ट्स कहाँ पर है या नहीं, वो जानने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जिससे सप्लाई चेन इजी हो पाए, इफेक्टिव हो पाए। With this kind of minute-to-minute information, P&G knows when to make, ship, and display more products at the Walmart stores. There is no need to keep products piled up in warehouses awaiting Walmart's call. वॉलमार्ट की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर कब ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन करके उनको वहाँ पर भेज देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो वॉलमार्ट पर ही डिपेंडेबल है, बट वहाँ पर तो होने ही चाहिए उनके जो गुड्स, राइट, उसी हिसाब से वो करते हैं। ऐसा नहीं करते कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया फिर सेल नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्शन जो है वेयर हाउस में ऐसे ही पड़ा रहा है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करते हैं। Invoicing and payments happen automatically too. The system saves P&G so much time, reduced inventory and lower order processing costs that it can afford to give Walmart low everyday prices without putting itself out of business. इसलिए P&G काफ़ी सस्ते दाम में वॉलमार्ट को ये प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। उसी वजह से जो वॉलमार्ट है वो कस्टमर को अच्छे दाम पर वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है विदाउट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, राइट। प्रॉफिट भी कमाकर, अच्छी वैल्यू कमाकर वो जा सकता है और कस्टमर भी सेटिस्फाई वहाँ पर होते हैं। तो ये सप्लाई चेन इफेक्टिव हो जाती है इस तरीके से अगर काम करेंगे तो। क्लियर? और एक प्रैक्टिकल इंसाइट है एप्पल्स सप्लाई चेन मॉडल, राइट, वो देखते हैं। Supply chain planning at Apple Incorporation is the classic example of new product development process. It's the integration of R&D, marketing, and various functions under supply chain management. Apple Incorporation accelerates the new product introduction by acquiring licensing and third-party businesses. Apple Incorporation has to make prepayments to some suppliers to secure strategic raw materials. Apple अगर अपना न्यू प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करते हैं तो क्या किस तरह से उनकी प्रोसेस रहती है वो यहाँ पर हमें समझाया है। सबसे पहले है R&D, डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजीज को वो डेवलप करते हैं, R&D करते हैं उसमें। एक बार लाइसेंसिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो IPR जो है IRP से उसके वो राइट्स ले लेते हैं, राइट, लाइसेंसिंग वगैरह करवा देते हैं। एक बार थर्ड पार्टी बिजनेस। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, फिर वो मार्केट रिसर्च करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है या नहीं। कंडक्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग, असेंबल कॉस्ट डेटा, आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्वालिटी डिफेक्ट्स, राइट। फिर प्री लॉन्च करने से पहले मैनेज प्रोडक्शन रैम्प इश्यूज, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, मैनेज मटेरियल परचेस कमिटमेंट्स, प्रोवाइड प्रॉपर इन्वेंटरी लेवल्स, डिटरमाइन लॉन्च क्वांटिटी,
raise orders, make pre-payments to supplies, राइट। वो जो भी रिक्वायरमेंट है प्री लॉन्च करने से पहले जो ऑर्डर जो हमें मिनिमम क्वांटिटीज वगैरह रखनी है, राइट, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब कुछ पहले से ही ऑर्डर किया जाता है, जिससे लॉन्च करेंगे तब कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉन्च, रिजॉल्व बैकलॉग्स, मेक डिमांड फोरकास्ट अप टू 150 डेज, नेक्स्ट 150 डेज में कितना ऑर्डर मिल सकता है उसका फोरकास्ट किया जाएगा और उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। क्वार्टरली रिव्यू इन्वेंटरी लेवल, एडजस्ट डिमांड फोरकास्ट, चेक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेटस, अपडेट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेटस, मॉनिटर करंट सेल्स लेवल, मॉनिटर कंपोनेंट कॉस्ट ट्रेंड्स। क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है कि क्या हालचाल है अभी, राइट, इन्वेंटरी लेवल कितना है, अभी लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज पर है वो प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का क्या स्टेटस है, राइट, करंट स्टेटस क्या है, सेल्स क्या है, मटेरियल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ देखा जाता है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन purchases raw materials from various sources and then gets them shipped to an assembly plant in China. From there, the assembler will ship product directly to customer via UPS or FedEx for those who buy from Apple's online store. जो भी रॉ मटेरियल है वो चाइना में असेंबली के लिए जाता है, वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अगर ऑनलाइन स्टोर जो है एप्पल का, वहां से अगर कोई भी ऑर्डर करता है तो तुरंत ही उनको भेजा जाता है, जो चाइना का प्लांट है वहीं से यूपीएस और फेडेक्स थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। For other distribution channels such as retail store, direct sales and other distributors, Apple Incorporation will keep product in Elk Grove, California, where the central warehouse and call center are located and supply products from there. दूसरे distribution channels के लिए कैलिफोर्निया में एक जगह है एल्क ग्रूव करके, वहां पर उनका स्टोरेज किया जाता है, वेयरहाउसिंग किया जाता है और फिर वहां से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। At the end of a product's life, customers can send products back to the nearest Apple store or dedicated recycling facilities. जब भी वो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है तब एप्पल स्टोर में या फिर ऐसे दूसरे रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है वहां पर वो प्रोडक्ट को दे सकते हैं कस्टमर्स जो है। सोर्सिंग है, जो रॉ मटेरियल है वो, जो एप्पल जो है वो सोर्सिंग जो है वो यूएस, चाइना, अदर एशियन कंट्रीज और यूरोप से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो असेंबली इन चाइना में होता है। फिर वेयरहाउसिंग है वो यूपीएस या फेडेक्स थ्रू, जो भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनको तुरंत ही भेजा जाता है, या फिर वेयरहाउस फैसिलिटी जो कैलिफोर्निया में है वहां भेजा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन स्टोर, रिटेल स्टोर, डायरेक्ट सेल्स फोर्स या फिर होलसेलर रिटेलर्स या फिर नेटवर्क कर में किया जाता है। रिटर्न, वारंटी, रिटर्न, ट्रेड इन प्रोग्राम, रिसाइकल, रीयूज प्रोग्राम एक्सेट्रा, इस तरह से सप्लाई चेन चलती है। Apple's supply chain has very high risk as enumerated below. Apple की जो supply chain है उसमें क्या क्या risk है? Some resellers may also distribute products from competing manufacturers. जो resellers है, जो Apple के products बेचते हैं वो कई बार दूसरे competitors हैं उनके भी product बेचते हैं, मतलब साथ में आपको Apple के ही स्टोर, Apple के जो reseller है वहाँ पर आपको Samsung के फ़ोन भी मिलेंगे, दूसरे कंपनी के भी फ़ोन मिलेंगे। तो ये रिस्क है क्योंकि एप्पल की प्राइजेस में दूसरे फोन्स कई बार उसके फीचर्स है वो दूसरे फोन में कम प्राइजेस में मिल जाते हैं, तो कस्टमर स्विच हो सकता है। इन्वेंटरीज कैन बिकम ऑब्सोलेट और एक्सीड द एंटिसिपेटेड डिमांड। जो इन्वेंटरीज है वो एक्सपायर हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होते रहते हैं। सम कंपोनेंट्स आर करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल और लिमिटेड सोर्सेज। कुछ कंपोनेंट्स है वो सिंगल या लिमिटेड सोर्सेज के पास से मिलते हैं, तो कई बार उसमें डिलीवरी टाइम पर नहीं मिलती है, या फिर वो भी अगर सोर्स चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे वो भी सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। सम कस्टम कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमन टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। कुछ कंपोनेंट है वो रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज से अलग है, इसीलिए उनको मिलना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। एबिलिटी टू ऑब्टेन कंपोनेंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इज इंपॉर्टेंट। सफिशिएंट क्वांटिटी, जितना ऑर्डर है उस हिसाब से या फिर जितना फोरकास्ट किया है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करना है, तो उस हिसाब से क्वांटिटी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो रिस्क बन सकता है। Apple being a marketing company nowadays has an inventory turnover ratio, cost of goods sold of digital content or downloadable products are excluded of 59, which is quite impressive. जो एप्पल का इन्वेंटरी टर्नओवर काफी अच्छा है, अगर ये अच्छा है तो मतलब कि उनका सेल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। Apple has about 156 key vendors across the globe. In effective supply chain management, Apple synchronizes data between the central warehouse in California and its own 246 stores plus customers. The success of its supply chain operation depends on how well they manage the supplier relations.
This includes early supplier involvement in new product development, close communication and supplier performance improvement or evaluation. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लायर रिलेशनशिप एप्पल के केस में काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो जब भी न्यू लॉन्च करने वाला है कोई भी प्रोडक्ट तो सप्लायर के साथ तुरंत उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और चेक भी करते हैं कि वो बराबर सर्विस, वो बराबर रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं या नहीं, तो इवेल्युएशन वगैरह भी करते रहते हैं। बिल्डिंग अ रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन, किस तरह से रेजिलियंट और सस्टेनेबल सप्लाई चेन हम बिल्ड कर सकते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड्स, with the advent of globalization, supply chains have spread across many countries. Businesses are now more likely to be impacted by developments from across the world. In the recent past, some of the major disruptions that highlighted weakness in supply chains are, कुछ ऐसे डिस्ट्रप्शंस है जिस वजह से सप्लाई चेन वीक हुई है, तो वो क्या क्या रिस्क, क्या क्या ऐसी चीजें हुई है। डिस्ट्रप्शंस टू सप्लाई चेन्स वर कॉज्ड बाय कोविड पेंडेमिक, कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है या ऐसे टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो सारे डिस्ट्रप्शन हो गया, सप्लाई चेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्टेड क्रिटिकल सप्लाईज लाइक फूड एंड एनर्जी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइट, जियोग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल, यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर, फिर पैलेस्टाइन एंड इजराइल के बीच वॉर, तो ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पॉलिटिकल टेंशंस भी ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं, इंडिया चाइना में जैसा होता है, राइट। इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ कंट्रीज हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ सोवेरियन डिफॉल्ट। इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है, जो कंट्री है वो इकोनॉमिक प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, रिसेशन वगैरह आ जाता है, तो वो भी सप्लाई चेन को गड़बड़ करता है। Shortage of raw materials caused delays in production. Shortage of semiconductor chips caused delays in production across multiple industries like electronic and automobiles. बीच में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी, उसी वजह से ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर ऐसे कोई भी रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो भी प्रोडक्शन को अफेक्ट हो सकता है। सप्लायर प्लांट शट डाउन, फैसिलिटीज शट डाउन लाइक वेयर हाउस और पोर्ट शट डाउन एटसेट्रा। कोई भी सप्लायर या उसकी फैसिलिटीज शट डाउन हो जाएगी तो भी सप्लाई चेन गड़बड़ होगा उसमें। Economic uncertainties like spiraling inflation, unemployment, recession, etc. ये सारे disruptions हो सकते हैं। These disruptions can severely impact business operations. Fragile supply chain have become a global reality and issue the senior management of every company needs to address. The need of the hour is to build resilience with the supply chain to be able to withstand not just day-to-day operations disruptions but also catastrophic disruptions whenever and wherever they take place. सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिस्ट्रप्शंस हो सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट को अच्छे से काम करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। डे टू डे ऑपरेशंस में, रूटीन वर्क में तो प्रॉब्लम आ सकता है, बट कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि कोविड, तो वहां पर भी हमें अच्छे से हैंडल करना होगा। Resilience of supply chain implies that they need to be flexible and quickly adaptive to rapidly unfolding scenarios. सप्लाई चेन है वो काफी स्ट्रिंजेंट नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। रेजिलियंट तभी कहलाई जाएगी कि वो जो सिचुएशन है उस हिसाब से अडेप्ट कर पाए। हाउ कैन अ कंपनी बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स टू मैनेज एंड अडेप्ट टू अननोन रिस्क। किस तरीके से हम सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, रेजिलियंट बना सकते हैं विद द अननोन रिस्क, राइट, उनके साथ अडेप्ट करने के लिए। Run stress test map using digital twin and carry out disruption scenarios to identify risk and weaknesses. स्ट्रेस टेस्ट मैप, अगर कोई भी स्ट्रेस ऐसे कोई सिचुएशन आएगी तो किस तरह से सप्लाई चेन हो पाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे डिस्ट्रप्शंस को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, वो रिस्क और वीकनेसेस की ट्रायल एंड एरर कुछ कर सकते हैं और पता कर पाएंगे कि किस तरह से सप्लाई चेन हैंडल कर पाएंगे। Each scenario is measured using key metrics to understand its impact on business. जो भी ऐसे सिनारियोस है उनको मेजर किया जाएगा और उस हिसाब से क्या की मेट्रिक्स है वो ध्यान में लिया जाएगा, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट करेगा वो देखा जाएगा। This will help management assess exposure and vulnerabilities, identify mitigation strategies and take action to address this risk. उससे क्या पता चलेगा कि क्या रिस्क है, क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकती है, वो पता कर पाएंगे और उस हिसाब से मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज, वो वल्नरेबिलिटीज या एक्सपोजर, वो रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, कम करना है, वो हम सोच पाएंगे और उसके हिसाब से एक्शंस ले पाएंगे। एंड रेजिलियंस कैन बी बेंचमार्क अगेंस्ट देयर पीयर, और ये जो रेजिलियंट सप्लाई चेन है वो पीयर्स के सामने, कॉम्पिटिटर्स के सामने एक बेंचमार्क बनेगा और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। Not just companies, but governments and regulators also need to assess the risks that strategically critical industries are exposed to. Appropriate policies, decisions, capacity building, etc. have to be taken to mitigate risk. Simple. तो ये था हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट।
बाकी ये गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स, डाउन साइजिंग, ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग उन्हें ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन, एक जो कैसलेट बेस्ड एमसीक्यू है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। ये दिया हुआ है पेज नंबर 2.38 पर। हमारा ये चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने कवर अप कर दिए हैं। चलिए तो ये कैसलेट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ABC Limited is very profitable company with high sales volume for its product. प्रॉफिटेबल कंपनी है और उनका हाई सेल्स भी काफी अच्छा है। The company has been in the business for the last 20 years. The business cycle can be predicted with high accuracy. काफी लंबे टाइम से 20 ईयर्स से ये बिजनेस में है और इनकी जो बिजनेस साइकिल है वो भी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सब कुछ पता है अब तो। The product of its manufacture can be bought off the shelf from retail stores. ये रिटेल स्टोर्स में से परचेस कर सकते हैं। Demand is continuous throughout the year. Hence, its inventory turnover is high. पूरे साल में डिमांड रहती है और इसीलिए आपको इन्वेंटरी टर्नओवर भी ज्यादा मिलेगा, राइट, ताकि मतलब कि सेल्स ज्यादा हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन अर्न्ड ऑन इट्स सेल्स आर हाई एंड जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो। प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है और कैश फ्लो भी अच्छा मिलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑप्टिमल व्हेन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम होता है। It is a mid-sized company that builds sufficient bargaining power over its supplier. ये mid-sized firm है और supplier के ऊपर bargaining power अच्छा है, normal है, sufficient है। Factory land is owned and it has sufficient storage area within its premises. Factory भी building खुद का है, मतलब कि rent वगैरह नहीं है और उसमें storage भी cover up हो जाता है। Working capital needs of the company are sufficiently met by internal reserves. और जो working capital requirement रहती है वो भी internal reserves की मदद से वो solve हो जाती है। और इसके बेसिस पर क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन द अबव कंडीशन विच टाइप ऑफ सप्लाई चेन मे बी मोर सुटेबल फॉर एबीसी लिमिटेड टू अडॉप्ट, पुल मॉडल ऑफ सप्लाई चेन और पुश मॉडल ऑफ सप्लाई चेन। यहाँ पर कौन सा मॉडल ज्यादा एडवाइजेबल होगा, पुल मॉडल या फिर पुश मॉडल? पुश मॉडल में जो प्रेडिक्शन किया जाता है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, सप्लाई लिया जाता है और फिर मार्केट में डाला जाता है, फिर कस्टमर जो स्टॉक है उसमें से उस हिसाब से परचेस करते हैं। पुल मॉडल के अंदर कस्टमर जो है ऑर्डर देता है और उस हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ पर कौन सा एडवाइजेबल होगा? बी, पुश मॉडल, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है, ज्यादा अच्छा सेल हो रहा है, तो इसमें पुश मॉडल हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसका रीजन आपको देखना हो तो आप पिक पर पढ़ सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है, wherein the flow of the supply chain are the customers. Customers के साथ जो supply chain होता है तो वो कौन सा flow है? At the end of the supply chain that is downstream or at the beginning of the supply chain that is upstream? Obviously A, at the end of the supply chain that is downstream. Upstream suppliers के साथ रहता है। ये तो काफी easy question था। Third question, implication of a high inventory turnover ratio on working capital locked in finished stock is इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ज्यादा टर्नओवर रेशियो है तो उस वजह से वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाएगा फिनिश स्टॉक की वजह से। वर्किंग कैपिटल गेट्स लॉक्ड इन फिनिश स्टॉक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वर्किंग कैपिटल लॉक होगा बट वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। वर्किंग कैपिटल गेट्स लॉक्ड इन फिनिश स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कौन सा आएगा? ए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, मतलब कि जल्दी जल्दी सेल हो जाता है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा बट वो काफी कम टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, तो आंसर वुड बी ए। इसका भी रीजन देख सकते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है, what advantages can ABC derive from economies of scale of production on production cost and the ability to build sufficient bargaining power over its supplier? एडवांटेज क्या होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ऑन प्रोडक्शन, और किस तरह से वो सप्लायर के ऊपर जो बार्गेनिंग पावर है उसमें भी बेनिफिट होगा। The factors provide ABC Limited a competitive advantage on the ability to compete with the market based on price of the product. It can follow the low cost advantage strategy. Low cost leadership advantage उनको मिल सकता है। Or the factors provide ABC Limited a competitive advantage on the ability to compete with the market based on variety of finished product. It can follow the product differentiation advantage strategy. यहाँ पर economies of scale प्रोडक्शन में होता है और बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर के ऊपर, उससे क्या होगा कि कॉस्ट कम होगा और वो कॉस्ट लीडरशिप की ओर लेकर जाएगा। सो आंसर वुड बी ए, कॉस्ट लीडरशिप जो है वो एडवांटेज मिल सकता है। फिफ्थ एमसीक्यू, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्वड इन द सिलेक्टेड मॉडल? सिलेक्टेड मॉडल जो है हमने राइट कौन सा सिलेक्ट किया था? पुश मॉडल सिलेक्ट किया था ना, तो पुश मॉडल में कौन सा रिस्क रहेगा? रिस्क ऑफ ओवर स्टॉकिंग,
ड्यू टू वेरिएशंस इन एक्चुअल डिमांड एज कंपेयर टू फोरकास्ट, ऐसा रिस्क हो सकता है कि ओवर स्टॉकिंग कर देंगे क्योंकि फोरकास्ट गलत हुआ उस वजह से। इन्वेंट्री ऑफ हैज वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन फिनिश स्टॉक एंड देयर इज अ हायर नीड फॉर स्टोरेज स्पेस फॉर फिनिश स्टॉक। इन्वेंट्री है राइट, उसमें वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाएगी और ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी हो सकता है क्योंकि हमने डिमांड जो है वो गलत फोरकास्ट किया, उस वजह से उतनी डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन हमने कर लिया, फिर वो स्टोरेज करना पड़ेगा और उसमें वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगी। बोथ ए एंड बी अबोव, नीदर ए नॉर बी, यहाँ पर कौन सा आएगा आंसर? सी, बोथ ए एंड बी। पुश मॉडल में तो हम फोरकास्ट के बेसिस पर प्रोडक्शन करते हैं और उस हिसाब से सोचते हैं कि सेल होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो डिमांड फोरकास्ट के बेसिस पर होता है, जो गलत हो सकता है। तो ये पहला रिस्क तो है ओवर स्टॉकिंग का, और अगर ओवर स्टॉकिंग हो सकता है तो उससे ब्लॉक हो जाएगा क्या? वर्किंग कैपिटल, और स्टोरेज स्पेस भी कम हो सकता है। तो ये तीनों रिस्क हो सकते हैं, इसीलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी अबोव। लास्ट एमसीक्यू है, had ABC Limited been producing products that are highly customized in nature based on individual customer requirements, what would be the more appropriate type of supply chain to adopt? अगर ABC लिमिटेड है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर होता? पुल मॉडल और पुश मॉडल? तो पुल मॉडल होता कि जो कस्टमर ऑर्डर देते हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन होता, सप्लाई चाहिए होती, राइट, तो तब पुल मॉडल ज्यादा बेटर होता। बट यहाँ पर स्पेसिफिक चीज ही चाहिए होती है, डिमांड भी ज्यादा है, तो पुश मॉडल, अभी के केस में पुश मॉडल ज्यादा जरूरी है, बेटर है। अगर कस्टमाइजेशन होता तो पुल मॉडल चलता, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, और ये टेस्ट और नॉलेज के बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सोल्व कर लिए हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 2 और ये पूरा पार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पूरा चैप्टर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।